आ जाओ जी, आ जाओ यार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा, आ जाइए। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आ जाइए बेटा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आ जाइए सब बच्चे, क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गुड इवनिंग, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। राधे राधे जी, राधे राधे। हेलो धर्मेंद्र, हेलो आकाश। और आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और इसके जो भी क्वेश्चन है वो भी हम लगा लेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सभी भी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हेलो उदय, हेलो समीर, हेलो जीतू, समरीन, संजना, हेलो विशाल, श्वेता जी, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम कंप्लीट ऑर्गेनिक ही पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, आज हम यहाँ पे बात करेंगे इसके लेक्चर नंबर 15 के बारे में, लास्ट लेक्चर बेटा। ओके, अच्छे से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बता दिया बेटा। कल हम ऑर्गेनिक ही पढ़ेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, कल से हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा समायोजन चल रहा था ना, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है बेटा। चैप्टर बड़ा है लेकिन आसान है, चैप्टर बड़ा है लेकिन आसान है। हाँ जी, हाँ ठीक। अब जरा देखो ध्यान से, आगे बढ़ते और बाकी आने वाले चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर, ठीक है। एक चैप्टर और आएगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन वो कंप्लीट कर लोगे तो आगे का पूरा पार्ट एकदम सिंपल, एकदम मक्खन है। गुड इवनिंग, आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मात्र 3 चीजें, जिसमें हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। एक है जॉन टेलर प्रभाव, इसका भी एक क्वेश्चन आया था एक बार। एक है ट्रांस प्रभाव, ये भी एक आध बार पूछा जा चुका है। और फिर यहाँ पर अभ्यास प्रश्न बेटा। इसके बाद फिर अपन पूजा जी फिर 12th वाली पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक ही पढ़ेंगे, और ऑर्गेनिक को ऐसे अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने जीओसी पढ़ाऊंगा, समायोजन के बाद जीओसी, फिर जीओसी के बाद फिर अपन हेलो एल्केन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब दोबारा ऑर्गेनिक पढ़ेंगे बेटा, ऑर्गेनिक, ठीक है। पी ब्लॉक के वैसे मोस्टली कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बेटा पीरियडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा और बताना, इस बार तो वैसे पी ब्लॉक कर चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। साक्षी जी, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। थैंक यू बेटा शालू जी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, पिछले लेक्चर के दौरान बेटा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वो चीज समझ में आ गई। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको निकल का परीक्षण करना है तो डीएमजी मिला देते हैं। निकल के परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, डाइमेथिल ग्लाइकोजेन को मिलाते हैं, जिससे एक गुलाबी रंग का यौगिक बनता है। उस गुलाबी रंग के यौगिक का बनना निकल की पहचान होती है। उसी तरीके से मैंने आपको सल्फाइड आयन के परीक्षण के लिए क्या पढ़ाया था, सल्फाइड आयन के परीक्षण के लिए मैंने आपको पढ़ाया था सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण, वो मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें आपको ये पता होना चाहिए सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है, उसका संकरण वगैरह यूपीएससी नाम वो पता होना चाहिए, ठीक है। वहां पर पर्पल कलर आता है, ठीक। ओके, उसके बाद फिर अगर हम बात करें वहां पर, अब रूबी रेड कलर बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद अगला मैंने आपको पढ़ाया था फेरिक आयन और फेरस आयन। तो मैंने उसके लिए आपको ट्रिक बताया था, परशुराम ने 32 में से 23 दांत तोड़ दिए। प्रूशियन ब्लू 32 3 और 2, और टर्न बुल्स ब्लू 23 2 और 3, ठीक है। समझ पा रहे हो, फेरी फेरो साइनाइड, फेरो फेरी साइनाइड, क्लियर है। ओके, ये सारी बातें आपको देखनी थी, ये मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद फेरिक आयन के लिए एक और परीक्षण मैंने आपको पढ़ाया था पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ, वो भी आपको क्लियर करना है, वो भी आपने अच्छे से देख लिया होगा, उसको भी अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, ठीक है, वो हमने देख लिया। फिर उसके बाद मैंने आपको कॉपर +2 आयन का परीक्षण बताया, स्विट्जर्स रिएजेंट वाला। और अगर हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अधिक में केआई या पोटेशियम साइनाइड प्रोवाइड करते हैं तो क्या फाइनल अंतिम घुलनशील यौगिक बनता है, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, ये कुछ मेन खास रिएक्शंस थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो इनके अलावा और भी होती है, उनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल देखेंगे उसमें इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन अभी हमारा मकसद है जो चीजें हमें पता होनी चाहिए वो हमें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद ये सारी बातें खत्म। फिर बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस मैंने आपको बताया कि यार जीवों में सजीवों में क्या उपसंयोजक यौगिक का इंपोर्टेंस है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इस चैप्टर में 3 टॉपिक बचे हुए हैं, पहला है जॉन टेलर इफेक्ट, फिर दूसरा है ट्रांस प्रभाव, और फिर क्वेश्चन, बस यही और कुछ नहीं। ओके, तो एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करते बेटा, एक बार थोड़ा सा स्टार्ट कर देते, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं, लौट के आता हूं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हाँ, तो हम जॉन टेलर प्रभाव, ट्रांस प्रभाव और फिर अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो, जॉन टेलर प्रभाव होता क्या है। जॉन टेलर प्रभाव होता क्या है, देखो इसका क्वेश्चन अब तक एक बार आया है, तब से इसको सिलेबस में जोड़ दिया गया। जॉन टेलर प्रभाव एकदम सिंपल है, अष्टफलकीय संकुलों में लगता है। किसमें लगता है, अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में ऐसे देखा जाता है। देखो बच्चों, याद है आपको, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी कुछ लिखना नहीं है। हमें याद है कि अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षक 2 भागों में विभाजित हो जाते थे, T2G और EG, T2G और EG कक्षकों में विभाजित हो जाते थे, ठीक है। ओके, आपको यह भी पता है कि अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड अक्षों के अनुदिश आक्रमण करते थे, और यही कक्षक अक्षों के अनुदिश होते थे। EG कक्षक, क्या मैं बोल रहा हूं, लिगेंड अक्षों के अनुदिश आते थे अष्टफलकीय संकुलों में, तो EG कक्षक के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित होते थे लिगेंडों के द्वारा, और इस तरीके से यहां पर विभाजन देखने को मिलता था। तो जॉन टेलर प्रभाव क्या कहता है, अब इस पर बात करते हैं। जॉन टेलर प्रभाव यह कहता है कि अगर हम बात करें अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों के अंदर जो केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन अगर एक कक्षक में उपस्थित हैं तो वो लिगेंड के सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित होने वाले हैं, क्योंकि लिगेंड भी इन्हीं कक्षकों की दिशा में आ रहा है। एक बार जरा देखना, ध्यान से देखना, मेरे पास एक अष्टफलकीय संकुल है, लिगेंड आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, dx2-y2 और dz2 इनके नजदीक से आते हैं, क्योंकि अक्षों के अनुदिश है। तो इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंडों से सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे, बिल्कुल। तो ये नियम क्या कहता है, यदि केंद्रीय परमाणु के EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सममित रूप से भरे हुए हो, सममित रूप से मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, नीचे वाले तो भरेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे, ठीक है। फिर एक इसमें और एक इसमें, अगर T2G में सममित भरे या असममित भरे उसका प्रभाव बहुत कम लगता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहां पे EG कक्षकों के बारे में बात कर रहा हूं। यदि केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के EG कक्षकों में सममित रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो अष्टफलकीय संकुल की ज्यामिति सममित रहती है, नियमित रहती है, उसमें कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती है, एकदम अष्टफलकीय आकृति रहती है। परंतु यदि केंद्रीय परमाणु के EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सममित रूप से न भरे हुए हो, मतलब दोनों में से किसी एक ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो, उसमें ना भरे हुए हो, या इसमें ज्यादा हो उसमें कम हो, असममित रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो क्या होगा, अष्टफलकीय संकुल की ज्यामिति में विकृति उत्पन्न हो जाती है। क्या मैं बोल रहा हूं, यदि अष्टफलकीय संकुलों में जो केंद्रीय परमाणु है उसके EG कक्षक में सममित रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो अष्टफलकीय संकुल की ज्यामिति में कोई विकृति नहीं आती है। और यदि EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सममित रूप से न भरे हुए हो तो वहां पर अष्टफलकीय संकुल की ज्यामिति में कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है। यही है जॉन टेलर प्रभाव, बस इतनी सी कहानी, क्लियर है। एक बार मैं इसके बारे में लिखवाता हूं, सारी चीजें आपको बताता हूं। हाँ जी, तो पुरानी चीजें रिवाइज करिए आपने और वहां से भी सारे कॉन्सेप्ट को समझा। तो जॉन टेलर के अनुसार
अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में केंद्रीय परमाणु के ईजी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सममित रूप से व्यवस्थित हो तो सममित रूप से व्यवस्थित हो तो ज्यामिति नियमित रहती है। क्यों? सममित रूप से होंगे तो दो कक्षक थे, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें उतने इसमें हो, तो क्या होता था कि जब लिगेंड आता था तो इन्हीं कक्षक के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रतिकर्षित करते थे। अगर मान लो सिर्फ एक में इलेक्ट्रॉन है दूसरे में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उससे क्या होगा? प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो डी स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन है और डी स्क्वायर में नहीं है, अगर सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इस अक्ष के अनुदिश आने वाले इलेक्ट्रॉन लिगेंडों को ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, तो जो डी स्क्वायर वाले जो बॉन्ड होंगे वो ज्यादा लंबे हो जाएंगे, दूसरे वाले छोटे हो जाएंगे, तो रिपल्शन फील होगा। अगर दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि कहां गया वो, जैसे कि अगर मैं बात करूं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, नोट नहीं करना है, ठीक है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, अब जेड अक्ष के अंदिश लिगेंड जो आ रहे हैं वो भी समान रूप से प्रतिकर्षित हो रहे हैं और एक्स वाई अक्ष के अंदिश जो लिगेंड आ रहे हैं वो भी समान रूप से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। अगर एक इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो अब इधर इस दिशा से जो लिगेंड आ रहे हैं वो ज्यादा प्रतिकर्षित हो रहे हैं, उधर वाले कम प्रतिकर्षित हो रहे हैं। अब दोनों में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, सब तरफ से समान रूप से प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ये इसका मतलब है। ओके, इतना क्लियर हो गया बच्चों? अब ये तो है नियमित, परंतु यदि ईजी कक्षक सममित रूप से न भरे हो तो संकुल की ज्यामिति में विकृति उत्पन्न हो जाती है। यही जॉन टेलर प्रभाव है। बस इतनी सी कहानी। समझ में आई मेरी बात कि यार ईजी में इलेक्ट्रॉन सममित रूप से रहे, सर अगर टी2जी में असममित रूप से हो तो उसका फर्क पड़ता है क्या? देखो टी2जी तो लिगेंडों से दूर होते हैं तो इसका उन पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ईजी वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो तो उसी के अनुदिश होते हैं, लिगेंडों की दिशा के अनुदिश, तो वो ज्यादा प्रतिकर्षित करते हैं असमान रूप से फिर, ठीक है, इसलिए वहां सममित होना जरूरी है। तो ये है जॉन टेलर प्रभाव। तो अब इसके अनुसार क्या होगा कि यदि केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु आयन में ईजी में इलेक्ट्रॉन असममित रूप से होते हैं तो जॉन टेलर प्रभाव के अनुसार असंकुल की ज्यामिति में विकृति उत्पन्न हो जाती है। ये हमने देख लिया। अब सर कौन कौन से ऐसे विन्यास है जहां पर जॉन टेलर प्रभाव लगता है? बस खत्म बात। ओके, तो अरे तो हमने पहले देख लिया, ठीक है। ओके, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, तो जॉन टेलर के अनुसार निम्न विन्यासों यह प्रभाव देखने को मिलता है। बस आपको इतना सा देखना मिलता है। अब एक बार मैं आपको यहां पर समझाता हूं, फिर आप ऑटोमेटिक खुद बताना। देखो, यह है टी2जी कक्षक और यह है ईजी कक्षक। ये नहीं लिखना है, वो तो लिख लो आप। जैसे कि देखो एक इलेक्ट्रॉन हो तो एक इलेक्ट्रॉन इन 5 कक्षकों में से एक में गया, ये भी एक असममित विन्यास हुआ ना भाई। 5 में से एक कोई दिया आपने इलेक्ट्रॉन, बाकियों को नहीं दिया, रोएंगे कि नहीं रोएंगे? अच्छा, अगला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए, यह भी असममित है। अगला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए, ये। अब जरा देखो ध्यान से, ये एक सममित विन्यास है, तीनों के तीनों टी2जी भरे हुए, ये दोनों खाली है, ये भी सममित है। तीनों में से एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो D1 हो जाए, D2 हो जाए या D3 हो जाए, तीनों में जॉन टेलर प्रभाव न के बराबर लगता है, न के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, लेकिन उच्च चक्रण संकुल में अगर D4 हो जाए तो ई में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ई असममित रूप से भरा हुआ है, यहाँ पे विन्यास, यहाँ पे फर्क प्रभाव लगेगा, ठीक है। 5 में नहीं लगेगा क्योंकि हर एक में एक इलेक्ट्रॉन है, सब में नहीं लगेगा, ठीक है। छठा वाला नीचे जाएगा, असममित हो गया, असममित विन्यास हो गया ना, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकियों में एक इलेक्ट्रॉन है। 7 वाले में भी लगेगा, 8 वाले में नहीं लगेगा, सारे टी2जी पूरे भरे हुए, ईजी पूरे भरे हुए समान रूप से, ठीक है। 9 वाले में लगेगा, 10 वाले में नहीं लगेगा क्योंकि सब सममित रूप से भरे हैं। तो कहने की बात यह है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असममित रूप से दिखने लगे वहां जॉन टेलर इफेक्ट लग जाता है। जैसे कि देखो किन में D1, D2, D3, इनमें तो नगण्य। ओके, उच्च चक्रण संकुल में चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा क्योंकि हमें ऊपर इलेक्ट्रॉन दिखाने, D4 विन्यास में लगेगा। D5 में वापस से सममित हो जाएगा। सममित का मतलब इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन, इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में आ जाएगा सममित। तो D5 में नहीं लगेगा, D6 में लगेगा बेटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फिर नीचे इस कक्षक में 2 देखो, 1 2 3 4 5, अभी सममित है ये, पांचों के पांचों कक्षक सममित है। छठा इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो फिर सममितता में फर्क पड़ गया, ठीक। ओके, इनमें भी असममित होने से फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत रेयर फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ईजी में असममित हो जाए तो उसका ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। यहां पर ये हो गया D6। अब D7 में भी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। D7 में, D8 में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर भी पूरी तरीके से सममितता आ चुकी है। D8 में फर्क नहीं पड़ेगा। D9 इसमें 2, उसमें एक भयंकर फर्क पड़ता है, ठीक है। इन विन्यासों में क्या लगता है? जॉन टेलर प्रभाव लगता है। ये मैं कहना चाहता हूं, जॉन टेलर प्रभाव कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम असममित रूप से भर रहे हो इन कक्षकों में, जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण का कहना है। क्या ये बात समझ में आई? बस यही था जॉन टेलर प्रभाव कि अगर केंद्रीय परमाणु के अंदर अष्टफलकीय संकुलों में असममित रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वहां पर अष्टफलकीय संकुलों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। खासकर ईजी में असममित रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। क्लियर है मामला? अब जैसे कि देखो एक क्वेश्चन कहां गया, ये वाला क्वेश्चन, निम्न में से किसके उच्च चक्रण संकुलों में यान टेलर प्रभाव दृश्य नहीं होता है, मतलब जॉन टेलर प्रभाव दृश्य नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। किसमें नहीं दिखेगा? देखो D4 में दिखेगा, D9 में भी दिखेगा, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 असममित हो गया, ठीक है। D7 में भी दिखाई देता, D8 में नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि D8 में हमने 5 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सममित रूप से भरा हुआ है। तो D8 विन्यास कैसा विन्यास है? एक सममित विन्यास, और सममित विन्यास तो इसमें नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? ये मैं आपको बताना चाहता था, क्लियर हो गया क्या मामला? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो भैया, समझ में आया आपको बेटा? एक बार में
सिंपल था कॉन्सेप्ट। बस आपको ये देखना है कि किसमें असममित रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं अरेंज होंगे, बस खत्म बात। क्लियर? बस यही पूछेगा किसमें लगेगा किसमें नहीं लगेगा, खत्म बात, जो हमने कर लिया। ओके, तो यहां पर जो असममित विन्यास है उसमें लगेगा, सममित विन्यास वाले में नहीं लगेगा। इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा। डरने के मामला उच्च चक्रण संकुल होगा तभी तो बेटा इन विन्यासों में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, वरना D4 तो नीचे चला जाएगा। ठीक है बच्चे? ओके, अब अगला है ट्रांस प्रभाव। ये भी अपने सिलेबस में बहुत ही कम है, ये माध्यम है, ये मास्टर्स में आता है पूरा का पूरा, जिसमें हम उपसहसंयोजक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। अभी तक हमने कुछ पढ़ी नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, ट्रांस प्रभाव, हेडिंग डाल देना ट्रांस प्रभाव या गतिज ट्रांस प्रभाव। ट्रांस इफेक्ट होता क्या है? ये वर्गाकार समतलीय संकुलों के अंदर देखा जाता है। वर्गाकार समतलीय संकुल, वर्गाकार समतलीय संकुल, ठीक है, जब समन्वय संख्या 4 हो तो उनके अंदर जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ना बेटा, तो वहां पर इस प्रभाव को देखा जाता है और इस प्रभाव के आधार पर उत्पाद बनाए जाते हैं कि उत्पाद की संरचना क्या रहेगी, सिस वाला बनेगा कि ट्रांस वाला बनेगा, क्या है क्या नहीं है, वो वहां पर बताएंगे। तो जरा देखो ध्यान से, इसमें आपको क्या लिखना है, लिखो फटाफट से। यह प्रभाव वर्ग समतलीय संकुलों में, यह प्रभाव वर्ग समतल संकुलों में प्रतिस्थापन की दर एवं विपक्ष स्थिति पर, एवं विपक्ष मतलब ट्रांस, विपक्ष स्थिति पर प्रतिस्थापित होने वाले लिगेंड के मध्य संबंध बताता है। विपक्ष स्थिति पर प्रतिस्थापित होने वाले लिगेंड के मध्य संबंध को बताता है। ठीक है, जिसका ट्रांस प्रभाव ज्यादा वो अपने सामने वाले लिगेंड को हटा सकता है। ये प्रभाव है कि मेरा ट्रांस प्रभाव ज्यादा, मैं अपने सामने वाले लिगेंड को हटा, तू हट जा, तू यहां आगे जुड़ जा। कि हमने क्या करा, एक लिगेंड ऐसा लगाया, जब हमने क्या करा, एक लिगेंड ऐसा लगाया जिसका ट्रांस प्रभाव पहले से लगे हुए लिगेंड के ट्रांस प्रभाव से ज्यादा है, तो इस लिगेंड के प्रभाव में आकर के वो लिगेंड हट जाएगा, क्योंकि इसका ट्रांस प्रभाव ज्यादा है, तो ये अपने ट्रांस स्थिति पर जस्ट सामने वाले लिगेंड को हटा सकता है। तो ये है बेटा। अब किसका ट्रांस प्रभाव ज्यादा होता है उसका एक क्रम है, उसका एक ऑर्डर है बेटा, जो कि आपके सामने है। अब जरा देखो ध्यान से, जो हमने पहले प्रबल लिगेंड पढ़े थे, दुर्बल लिगेंड पढ़े थे, वैसे ये नहीं है। ठीक है, यहां पर बस ट्रांस प्रभाव का आपको क्रम देखना है। तो मैं आपको बताऊं, हमने जो पिछली वाली जो ऐसे बढ़ता क्रम पढ़ा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें हेलोजन आते थे बिल्कुल पीछे, इतना बुरा था। ठीक है, हेलोजन पीछे आते थे और ये H2 वगैरह ये बीच में आते थे, तो बस इनको पीछे कर दो और ये H2, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आगे कर दो और बाकी जो प्रबल वाले प्रबल ही रहने दो आगे इनको। ये एक क्रम है। क्या बोल रहा हूं मैं? H2 हो जाए, OH माइनस, अमोनिया, पीरीन, जो बीच में आते थे ना लिगेंड, इनको पीछे पीछे डालो। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो पीछे पीछे थे उनको बीच में डाल दो, NO2 वगैरह, और जो प्रबल थे उनको प्रबल रहने दो, CO, CN वगैरह। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें यहां पर, जैसे कि C6H5 फेनिल हो गया, CS3 मेथिल हो गया, PR3 ट्राइएल्किल फोस्फीन हो गया, H माइनस हाइड्राइड हो गया। फिर इसके बाद वाले जो प्रबल है, CO हो जाए, साइनाइड हो जाए, एथीन हो जाए, इनका ट्रांस प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ये आपको टेबल लिखनी है। अब जरा देखो, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास एक कंपाउंड है PTCl4, मेरे पास एक वर्गाकार समतलीय संकुल है PTCl4। अब PTCl4 के अंदर में लिगेंड हटा करके कोई दूसरा लिगेंड लगाना चाहता हूं। सुनना जरा, हाँ जी, पहले अभी इस वाले संकुल की मैंने अभिक्रिया करवाई बेटा अमोनिया के साथ। अब इसमें 4 लिगेंड है, 4 में से कोई एक क्लोरीन हट जाएगा, अमोनिया उसकी जगह पे जुड़ जाएगा। तो मान लो ये वाला क्लोरीन हट गया, तो ये प्लेटिनम, यहां पर वही समतलीय संकुल बनेगा, यहां पर अमोनिया आ गया, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन है। अब अगर मैं इस पर कोई दूसरा लिगेंड का अटैक करवाना चाहूं, ये वाला प्रोसेस हो गया यहां पर, ये वाला प्रोसेस हो गया यहां पर। अगर मान लो मैंने यहां पर क्या करवाना चाहा, जैसे कि वापस से मैंने अमोनिया का योग करवाना चाहा या किसी और रिएक्शन का योग करवाना चाहा, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर अमोनिया का एक बार वापस से योग करवाना चाहा, तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे देखना, अभी अभी आपने क्या जोड़ा, बाहर से अमोनिया जोड़ा, तो अमोनिया के स्थान पे तो अमोनिया लग नहीं सकता। क्या अमोनिया का ट्रांस प्रभाव इस Cl से ज्यादा है क्या? तो हम इस Cl को हटा देंगे, अदरवाइज अगल बगल वाले में से कोई एक हटेगा। तो जरा देखो ध्यान से, अमोनिया यहां पर है, क्लोरीन यहां पर है, भाई अमोनिया का ट्रांस प्रभाव क्लोरीन से ज्यादा नहीं है, हाँ या ना? तो इस अमोनिया के सामने वाला क्लोरीन नहीं हटेगा, इन दोनों में से कोई एक हटेगा। समझ आई मेरी बात? क्या मैं बोल रहा हूं? यहां पर इस अमोनिया का जो इस अमोनिया का ट्रांस प्रभाव इस क्लोरीन से कम है, पीछे है, तो ये अमोनिया अपने ट्रांस स्थिति वाले क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो इन दोनों में से कोई एक रिप्लेस होगा। आप में से कोई सोच रहा होगा अमोनिया के स्थान वापस अमोनिया लगा, इसका तो ज्यादा है, अरे भाई फिर दो अमोनिया जोड़ने से नया प्रोडक्ट कहां बन रहा है? ठीक है, तो यहां पर इन दोनों में से कोई एक क्लोरीन हटेगा, हट गया, कोई भी एक हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। इस अमोनिया के सापेक्ष 90 डिग्री पे आएगा, इधर भी, यहां पे भी 90 डिग्री के पास ही है, तो कोई भी एक हमने हटा दिया, इस तरीके से हमने यहां पर इसको बना दिया। तो यहां पर क्यों? क्योंकि Cl का विपक्ष प्रभाव NH3 से अधिक है, ये वाला। ठीक है, अब अगर मान लो इसी संकुल की अभिक्रिया मैंने पहले NO2 के साथ करवा दी, NO2 माइनस के साथ करवा दी, NO2 माइनस के साथ। अब NO2 माइनस इन चारों में से कोई एक क्लोरीन हटाएगा, ओके, हटा दिया, मान लो एक क्लोरीन हटा दिया मैंने, ठीक है, माइनस और ये प्लस जुड़ रहा है, ठीक है, ओके, एक Cl माइनस यहां से अलग हो गया, ठीक है। अब कोई भी एक Cl माइनस बेटा मैंने अलग कर दिया, अब यहां पे मैंने मान लो NO2 लगा दिया, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना, क्योंकि एक जाएगा दूसरा आएगा। अब मैंने क्या कर दिया, अब अमोनिया का योग कर दिया, अब कर दिया मैंने अमोनिया का योग। तो अब जरा देखो ध्यान से, जो ये NO2 लगाया है, इस NO2 की वजह से क्या ट्रांस वाला क्लोरीन हट सकता है? तो NO2 का ट्रांस प्रभाव क्लोरीन के ट्रांस प्रभाव से ज्यादा है, तो ये NO2 अपने सामने वाले क्लोरीन को हटा सकता है, तो Cl माइनस ये वाला अलग हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा, और ये प्लेटिनम, यहां पर NO2, यहां पर Cl, यहां पर Cl, और यहां पर आ जाएगा आपके पास अमोनिया, तो ये ट्रांस वाला उत्पाद बन जाएगा। दोनों Cl ट्रांस पर है अपोजिट, और यहां पे दोनों Cl सिस पे, सिस वाला ये ट्रांस वाला, अलग अलग प्रोडक्ट हम बना सकते हैं इसे। ठीक है, ओके, तो यहां पर हम बोल देंगे जो ट्रांस इफेक्ट है बेटा वो क्या है, NO2 का ज्यादा है इससे Cl से। तो ये बात समझ में आई, दोनों अभिक्रियाएं, पहली अभिक्रिया में हमने अमोनिया लिया, ठीक है, फिर दोबारा अमोनिया लिया, तो क्लोरीन ने मना कर दिया कि मैं नहीं हटूंगा, इन दोनों में से कोई हटा ले, ठीक है, तो सिस वाला बन गया। और अगर हमने यहां पर पहले NO2 माइनस के कोई इससे आगे वाला ले लो, ठीक है, वो क्या कर देगा, यहां पे आगे जुड़ गया। अब अगली बार आप अमोनिया जोड़ेंगे तो 101% को सामने वाले क्लोरीन को रिप्लेस करवा सकता है, क्योंकि अब ज्यादा पावरफुल आ गया, तो ये ट्रांस वाले समूह को हटा सकता है, हट गया, आपके पास इस तरीके से कंपाउंड बन गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यही है ट्रांस प्रभाव। तो हमसे एग्जाम में रिएक्शन नहीं पूछी जाती है कि बताओ क्या उत्पाद बनेगा, कौन सा अभिकरण बनेगा, सिस वाला बनेगा, ट्रांस वाला, क्योंकि अपने सिलेबस में है ही नहीं, अपने सिलेबस में ये एक लाइन है जिसको आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, H2O हो जाए, OH माइनस हो जाए, अमोनिया हो जाए, पिरिडीन हो जाए, इनका ट्रांस प्रभाव लगभग सेम रहता है। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कल बाहर आई, फिर यहाँ पर NO2 माइनस, फिर यहाँ पर फेनिल, फिर यहाँ पर आ जाता है ये मेथिल, फिर यहाँ ट्राई एल्किल फॉस्फीन, फिर हाइड्राइड, फिर आगे प्रबल लिगेंड। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखना, बस किसी भी तरीके से ये सीक्वेंस ध्यान रखना, बस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रांस प्रभाव का बढ़ता क्रम होगा, 4-5 लिगेंड दे देगा, उनमें बता देगा कौन सा क्रम सही है। तो बस आप ये ध्यान रखना, जो बीच वाले लिगेंड आते थे अपने वहां पर वो पीछे डाल दो, और पीछे वालों को इधर बीच में डाल दो, हेलोजनों को, और बाकी जो प्रबल आगे रहेंगे, खत्म बात। ठीक है, तो वो क्रम आपको ध्यान रखना, उसी से रिलेटेड ये एक टेबल है, सीरीज है जो आपको ध्यान रखना, बाकी सब कचरा है। ठीक, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्या ये बात समझ? ठीक है, C2H4 सबसे ज्यादा है बेटा, हाँ एथीन का सबसे ज्यादा है। ठीक है, लगभग सेम इनका, CO का और साइनाइड का और एथीन का लगभग सेम ही है, इन तीनों का सेम ही है। ट्रिक्स वगैरह देखो, जल, OH, अमोनिया, पिरिडीन जो बीच में आते थे पीछे डाल दो, हेलोजनों को बीच में डाल दो, बस इसमें फेनिल आ गया, मेथिल आ गया, ट्राइएल्किल फॉस्फीन आ गया, हाइड्राइड आ गया, ये बीच में आ गया, और प्रबल वाले आगे 6H5 माइनस पिरिड, ये फेनिल है बेटा, फेनिल। अरे ये फेनिल है, फेनिल समूह। ठीक है, ओके, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, सिंपली आएंगे, देखना आपको कल के होमवर्क में मैंने दिए थे ना वैसे आएंगे। अब खत्म, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस, तो बेटा मुझे बताओ सबसे पहले तो क्या ये चैप्टर तुम्हें समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन करवाएंगे दिया जी। PR3 बेटा ट्राइएल्किल फॉस्फीन, क्या बेटा ये जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा एकदम समझ में आया आपको? ठीक है, D1 D2 में D1 में भी लगता है, D2 में भी लगता है, D3 में भी लगता है, पर नगन नहीं लगता। ठीक है, D4 में जिसमें EG में इलेक्ट्रॉन भरने लग जाएंगे ना, वहां लग जाएगा। एकदम बढ़िया से अच्छे से क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया से, क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ा था, यकीन मानो इसके 4 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। चाहे वो IUPAC नामकरण से आ जाए, चाहे वर्नर के सिद्धांत से आ जाए, चाहे VBT से आ जाए, चाहे CFT से आ जाए, चाहे CFA की गणना करने वाला पार्ट से आ जाए, या फिर लिगेंडो की सामर्थ्य वगैरह से आ जाए, या फिर तुम्हारे समायोजता वाले पोर्शन से आ जाए, या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर परमाणु प्रभावी परमाणु संख्या वाले से आ जाए। ठीक है, स्थायित्व वाले कंपाउंड स्थायित्व से रिलेटेड आ जाए, प्रकाशिक समायोजता ज्यामितीय समायोजता से रिलेटेड आ जाए, उपसहसंयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग से आ जाए, धातु कार्बोनिल संकुलों में बॉन्डिंग कैसे होती है उस पर आ जाए, सिनर्जिक बॉन्डिंग पर आ जाए, किसी से भी क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली कर सकते हो, बिल्कुल DD संक्रमण से आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अवशोषण उत्सर्जन सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आपके कुछ क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ, तो बेटा ये मैंने आपको दी थी, इसमें मैंने आपको PYQ में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह सब करवा रखे। ठीक है, ओके, देखो आप यहां से क्या कर सकते हो, कुछ बेसिक चीजें जो पहले की जो पढ़ा रखी है वो सारी की सारी चीजें अच्छे से, कल का कुछ समझ में नहीं आया था और सब आया बेटा, कल का ही तो टॉपिक था ना समझने वाला, प्रैक्टिकल रिलेटेड। ओके, अब जरा देखो ध्यान से आगे, अब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, देखो पहला ही क्वेश्चन तुम्हारी किस्मत कल वाले टॉपिक से। हाँ जी, देखो से कॉपर सल्फेट, ध्यान से देखो पहला ही क्वेश्चन देखो ध्यान से, AIPMT 2006 पहला ही क्वेश्चन देखो, कॉपर सल्फेट केसीएन के आधिक्य में घुलकर क्या देता है? याद आया, कल ही पढ़ाया था। कॉपर सल्फेट केसीएन के आधिक्य में घुलकर क्या देता है? देखते हैं तुरंत आंसर है, जिन्होंने पढ़ा है तुरंत आंसर बता देगा। अब जिन्होंने कल का नहीं पढ़ा था वो तुक्का लगाएंगे 100%, क्योंकि ये चीज एकदम याद करने वाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 CuCN बनता है लेकिन आधिक्य में बेटा तो वापस से रिएक्ट करता है और कंप्लीटली फिर यहाँ पे क्या बन जाता है? कल नहीं पढ़ा था मैंने आपको कि जब यार कॉपर +2 आयन था, जब आपने इसको साइनाइड के साथ ट्रीटमेंट करवाया था तो CuCN बनता, क्योंकि वो CuCN2 भी नहीं बनता, क्योंकि वो उसको अपचेत कर देता, CuCN में कन्वर्ट करता। लेकिन आप एक्सेस में ले रहे हो तो KCN आप और मिला रहे हो तो यहाँ पर बन जाएगा CuCN4 और बाहर आता था K3 CuCN4, ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। ठीक है, कल ही पढ़ाया था, ठीक है, ज्यादा पुराना भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी करेक्ट, दिखाई दे रहा है सब कुछ विजिबल है। ओके, अगला सेकंड क्वेश्चन, NH3 NO2 2 कौन सा दर्शाता है? बताओ, इसमें दर्शाता है, बताओ इसमें कौन सी समायोजता होगी? एकदम बढ़िया से अच्छे से बताओ, इस संकुल में कौन सा समायोजता पाया जाएगा? देखो A4B2 है, ज्यामितीय समायोजता पहली बात तो। ठीक है, इसमें संधि समायोजता, क्या बंधन समायोजता है? बंधन समायोजता उभयतंतुक लिगेंड, बिल्कुल ये उभयतंतुक लिगेंड है, इसमें उभयतंतुक लिगेंड है, यस बंधन है। ज्यामितीय समायोजता है, यस ये भी है। प्रकाशिक A4B2 वाला प्रकाशिक नहीं दर्शाता, ठीक है, बंधन है। आयनन भी हो सकती है क्योंकि NO2 अंदर बाहर जा सकता है सिग्नल के साथ, प्रकाशिक नहीं है। संधि है, आयनन है, ज्यामिति है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड के तीनों करेक्ट है, क्योंकि प्रकाशिक A4B2 में नहीं होती थी बेटा, A4B2 में नहीं होती थी, पता है ना? क्लियर हो गया, ओके, ये वाला क्लियर हो गया। अरे ये सेव क्यों गया? थर्ड वाला, हाँ, वह युग्म जिसमें दोनों प्रजातियों के चुंबकीय आघूर्ण का समान चुंबकीय आघूर्ण है। कर सकते हो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। किनके चुंबकीय आघूर्ण समान होंगे? चुंबकीय आघूर्ण आपको समान बताना है, मतलब म्यू का मान देख लो किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सेम है। आपको म्यू मत निकालो, देखो किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, हाँ जी, आपको म्यू का मान देखना है। ठीक है, करें इसको फटाफट। देखो अगर पहला वाला देखूंगा तो क्रोमियम पर आवेश है बेटा प्लस का 2 तो 3d4 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ पे कोबाल्ट पर आवेश कितना आएगा? प्लस का 2, कोबाल्ट है प्लस 2 में तो 3d7 ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इनका तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्रोमियम प्लस 2 में है, यहाँ पे Fe+2 में है, तो 3d6 होता है। दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, ठीक है, दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं। अच्छा, क्रोमियम प्लस 2 में बेटा आ रहा है 3d4, डी में कितने हैं? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि H2 दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। Fe+2 में है, Fe+2 में आप बनोगे 3d6 और 3d6 को जब आप फिल करने जाओगे 1 2 3 4 5 6 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो क्या म्यू का मान भी सेम आएगा? ऑप्शन नंबर 2 शुड बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 ही आ रहे हैं। कर सकते थे, वेरी गुड। ठीक है, अगला वह युग्म जिसमें 2 इकाई, इसको थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं ना, हाँ, इसको इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं ना। देखो वह युग्म जिसमें दोनों इकाइयों में आयरन है। अब यार ये तो बायोलॉजी वाला है, एक तो हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी पेप्टाइज में नहीं है। हाँ जी, किसमें है? जिसमें आयरन है। किसमें बेटा? आयरन। देखो वह युग्म जिसमें दोनों में आयरन है, आयरन, ठीक है, हीमोसाइनिन साइटोक्रोम, बेटा बायोलॉजी वाला क्वेश्चन, ठीक है, साइटोक्रोम। कार्बोक्सी पेप्टाइज में जिंक होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन तो होगा ही होगा,
इसमें जिंक होता है और इसमें Fe होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इसमें भी होता है। साइटोक्रोम में क्या ये होता है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो जो केमिस्ट्री में दे रखे थे वो मैंने आपको लिखवा दिए, जो केमिस्ट्री में दे रखे थे वो मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है। केमिस्ट्री में जो थे वो मैंने लिखवा दिए, ये कुछ एक्स्ट्रा है कंपाउंड। ओके, डी है इसका आंसर। वैसे देखो ये हीमोग्लोबिन है, देखो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये मेरे को पता है। अब हीमोग्लोबिन यहाँ भी, हीमोग्लोबिन यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ जिंक है कार्बोक्सीपेप्टाइड्स में, और साइटोक्रोम में मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि मैं चांस लूंगा ऑप्शन नंबर 4 का, ठीक है। ओके ठीक, ये वाला हो गया। अब जरा देखो ध्यान से अगला। हाँ जी, ये देखो एक अष्टफलकीय संकुल है, CO C2O4 होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस के संभावित समावियों की संख्या होगी। देखते हो जाना चाहिए, देखते हो जाना चाहिए। C2O4 क्या दे रखा है, ऑक्सलेटो दे रखा है, तो CO ये देखो एक ऑक्सलेटो लिगेंड है बेटा, तो MAA होल ट्वाइस A2, इसके कितने समावयवी बनेंगे बताओ, इसके कितने समावयवी देखते ही बन जाना चाहिए यार। ये एक द्विदंतुक लिगेंड है ऑक्सलेटो AA होल ट्वाइस A2 प्रकार का, तो याद है आपको मैंने इसके दो समावयवी बनाए थे, सिस और एक ट्रांस। सिस और ट्रांस दोनों एक को पास पास, दोनों एक को ऊपर नीचे, सिस और ट्रांस पढ़ाया था मैंने। सिस और ट्रांस ऐसा संकुल पढ़ाया था, इसके दो समावयवी बनते थे, सिस और ट्रांस। क्लियर है? ओके देख लो ये ज्यामिति, ये प्रकाशिक समावयवता। रुको यार, कुल पूछ रहा है ना, रुको एक बार मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूँ। हाँ जी, कुल पूछ रहा है बेटा। हमारे पास MAA होल ट्वाइस A2 इस प्रकार का संकुल है, वो इस प्रकार का संकुल है। हाँ वेरी गुड, इस प्रकार का संकुल है। इस प्रकार के संकुल के हमारे पास दो कंपाउंड बनते थे, ठीक है, दोनों एक को पास पास, फिर यहाँ पर ये A एक द्विदंतुक लिगेंड, A द्विदंतुक लिगेंड, यहाँ पे EN था। ये है आपका सिस, और एक बनता था इसका ट्रांस। ट्रांस में क्या, ऊपर A नीचे A, इधर A इधर A, ठीक है, इधर A इधर A। तो ट्रांस वाले में सिमेट्री थी, इसमें POS है, ठीक है, इसमें POS नहीं है, ना ही COS है, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है बेटा। ये ऑप्टिकल एक्टिव है, और ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। ये हम कैसे भूल गए, ठीक है। A ना दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक है, ऊपर A इधर पास में A, ये A ये A ये A ये A, हाँ है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर आप जरा देखो ध्यान से, यह संकुल ऐसा संकुल है जिसका सिस रूप, सिस वाले में क्या होगी बेटा, कोई भी यहाँ पर संमितता नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव है तो अपना मिरर इमेज बनाएगा। तो यहाँ पर टोटल आइसोमर होंगे, वो कितने होंगे, 3 होंगे। ये सिस है, सिस का मिरर इमेज, और ये ट्रांस, तो 1 2 3, ठीक है, 3 होंगे बेटा। क्लियर है सर? प्लीज नोट्स कैसे बनाऊं, ये प्रॉब्लम सोल्व कर दो भाई, जो मैं पढ़ाता हूं तो बनाया करना, बाकी क्या कुछ और बनाते हैं दुकान से लेके आते हैं क्या, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर 2 नहीं होगा, यहाँ पर इसका कहां जा रहा है, यहाँ पर इसका आंसर 2 नहीं होगा बेटा, इसका आंसर होगा 3। ठीक, अगला, प्रति कैंसर में सिस प्लेटिन, ये तो एकदम सिंपल है। सिस प्लेटिन में क्या होते हैं, 2 प्लेटिनम होते हैं, 2 अमोनिया, ऑप्शन नंबर 1। ओके, आंसर होगा 3। ठीक, अगला, प्रति कैंसर में सिस प्लेटिन, ये तो एकदम सिंपल है। सिस प्लेटिन में क्या होते हैं, 2 प्लेटिनम होते हैं, 2 अमोनिया होते हैं, ठीक है, 2 प्लेटिनम और 2 अमोनिया, 2 प्लेटिनम और 2 अमोनिया, सॉरी 2 क्लोरीन 2 अमोनिया, ऑप्शन नंबर 1। ओके, हाँ जी, ये 14 क्वेश्चन आ गया। अब इधर आ जाओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन क्या था, ये नीचे कुछ उत्प्रेरक दिए गए हैं, उनके बताने की कौन सा गलत मिलान है। ओके, गलत मिलान किसका है ये आपको बताना है। हाँ जी, आपको बताना है गलत मिलान किसका है। जरा देखो ध्यान से, आपको इसमें बताना है कौन सा है जो कि गलत मिलान है। इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत मिलान है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, रोडियम ट्राइफिनाइल फोस्फीन क्लोराइड क्या होता है, एक कहलाता है विल्किंसन कैटलिस्ट, जो कि हाइड्रोजनीकरण में इस्तेमाल होता है, विषमांगी हाइड्रोजनीकरण में। तो पहला वाला तो सत्य है, जबकि बेटा जो दूसरा लिखा हुआ है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइएथिल एल्यूमिनियम, ये बहुलीकरण में इस्तेमाल होता है, बहुलक वाले चैप्टर में आता है। जिगलर नाट्टा उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, TiCl4 और ट्राइएथिल एल्यूमिनियम, इसका नाम है जिगलर नाट्टा उत्प्रेरक, जो कि बहुलक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं और बहुलीकरण के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, थर्ड वाला V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, V2O5 कहां पे इस्तेमाल होता है, V2O5 इस्तेमाल होता है बेटा हेबर प्रक्रम में, सॉरी हेबर में नहीं, ये होता है संपर्क H2SO4 के निर्माण में, H2SO4 के निर्माण में इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं संपर्क कक्ष विधि। कोई बच्चा रिपीटर हो उसने पढ़ा होगा संपर्क कक्ष विधि, पी ब्लॉक संपर्क कक्ष विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। याद है किसी को, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। पी ब्लॉक में जब आप H2SO4 का निर्माण करते हो ना बेटा, तो SO2 से ऑक्सीकरण करवा के जब SO3 बनाते हो तो वहां पे V2O5 का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, और वो प्रोसेस होता है संपर्क कक्ष विधि, ना कि हेबर बोश प्रक्रम, ठीक है। और निकल का हाइड्रोजनीकरण में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, जिन्होंने पढ़ा है वो डेफिनेटली कर लेगा। और वैसे भी अब तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम्हारे सिलेबस से पी ब्लॉक वगैरह ये अंदर की बातें हट चुकी है, तो तुम्हारे क्वेश्चन आई होप इस बार ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है वो डायरेक्ट को कर लेता। ओके, हाँ भाई, निम्नलिखित इकाइयों में से केंद्रीय परमाणु की वर्गाकार समतली ज्यामिति किसमें, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये तुम पे छोड़ता हूं, एकदम कर लोगे, ठीक है। XeF4 की समतल ज्यामिति बनती है वर्गाकार, XeF4 sp3d2 संकरण आता है इसमें, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। SF4 की सीसो ज्यामिति बनती है, NiCl4 की चेक कर लेना। पैलेडियम 4D श्रेणी में आता है, 4D श्रेणी 5D श्रेणी में जो भी आपका समन्वय संख्या 4 वाला आएगा वो सिर्फ और सिर्फ DsP2 संकरण दर्शाएगा। वर्गाकार समतली ज्यामिति, इसकी भी वर्गाकार 1 और 4 के ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, क्लियर हो जाएगा बेटा। XeF4 पहले पढ़ा रखा था, पैलेडियम हो जाए, प्लेटिनम हो जाए, समन्वय संख्या 4 आंख बंद करके इनका तो आप DsP2 संकरण वर्गाकार समतली ज्यामिति बता देना। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन AIPMT 2007, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब रूप समावयवी का युग्म देगा, कौन प्रतिबिंब रूप समावयवी देगा। अच्छा, किसमें समावयिता पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 देखते पता चल रहा है, EN होल ट्वाइस और यहां पर Cl2 सिस और ट्रांस, सिस वाला इसका ऑप्टिकल आइसोमर शो, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा बेटा। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो सेकंड नंबर का कंपाउंड। अगला, हाँ जी, अगला क्रोमियम +2 Mn +2 Fe +2 निकल +2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ये अलग अलग H2O के साथ संकुल बना रहे, बहुत बढ़िया। न्यूनतम अनुचुंबकीय व्यवहार, मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे कम हो, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे कम हो वो देख लो। किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे कम आएंगे, D4 में ना 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें 5, इसमें 4, D8 में 2 बचेंगे, D8 में 2 निकल वाला संकुल,
क्या निकल वाला संकुल, निकल वाले संकुल में सबसे कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर निकल। निकल पे जाएगा क्योंकि निकल का अंदर जब आप D8 विन्यास भरोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे। हाँ जी, अगला देखो ध्यान से, AIPMT 2008 निम्नलिखित संकुलों में कौन सा सर्वाधिक अणुचुंबकीय गुणधर्म दर्शाएगा, जिसमें ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जिसमें ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, GLY ग्लाइसिनेटो, EN ओके, बाइपिरिडिन ओके। तो आप बस इसमें ये देख लो लिगेंड कौन सा है, प्रबल है तो युग्मन करवा दो, दुर्बल है तो युग्मन मत करवाओ, ठीक ओके। उस हिसाब से आपको इसमें देखने और अच्छे से फिर आप इसमें देख सकते हो, अच्छे से क्लियर कर लोगे, ठीक है ओके। यहां पे जरा देखो ध्यान से, EN भी प्रबल है, बाइपिरिडिन भी प्रबल है, अमोनिया भी प्रबल है, इसमें भी युग्मन करवा देना, इसमें भी युग्मन करवा देना, ठीक है। और फिर देखना किसमें ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगला, किसमें डेल्टा CFAC का परिणाम अधिकतम होगा, क्लेट लिगेंड है, ऑप्शन नंबर 2 में क्लेट लिगेंड है, क्लेट लिगेंड है, क्लेट लिगेंड होगा तो CFAC ज्यादा होगा क्योंकि क्लेट वाले से स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक। साइंस में भी कोबाल्ट है +3 में, उसमें भी कोबाल्ट +3 है, लेकिन वहां पर एक क्लेट लिगेंड होने की वजह से बेटा उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इतने पुराने क्वेश्चन 2004 के बाद से भी लगा सकते हो आप, ठीक है ओके। 2009 कौन दृश्य प्रकाश अवशोषित करता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वो कलर शो ही नहीं करेगा, ओके। निम्नलिखित संकुल आयनों में कौन दृश्य प्रकाश अवशोषित करता है, यहाँ पे D10 है नहीं होगा, क्रोमियम +3 में है, 3D3 विन्यास ये कलर शोध कर सकता है, स्कैंडियम 21 नंबर का आता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 18, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका, ठीक है। हाँ जी, हेलो जी, हो हेलो, क्लियर मामला बेटा। अब आगे, अरे मैं ही नहीं कर रहा हूं, आपको भी करना ही है मेरे साथ साथ। हाँ जी, अब यहां पर जरा देखो ध्यान से, TiF6 2 COF6 3 CuCl2 NiCl2 में कौन सी रंगहीन इकाइयां हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो रंगहीन हो जाएगा, क्लियर ओके। अमित कुमार क्या हो गया भाई। अगला, कौन प्रकाशिक समायोजता नहीं दर्शाता, A3B3 ये वाला संकुल प्रकाशिक समायोजता नहीं दर्शाता, A3B3 एकदम साथ साथ करते जाओ, 2014 ठीक है, 2014 ठीक है ओके। अगला, कौन सा संकुल समायोजता ही नहीं दर्शाता, ये वाला, क्योंकि चारों लिगेंड सेम है, यहां पर ज्यामिति नहीं तो प्रकाशिक तो ही जाएगा। देखो देखते जवाब मिल रहा है, निम्न में से कौन दृश्य प्रकाश अवशोषित नहीं करते, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अमोनिया प्रबल लिगेंड है, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर भी है, लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते फिर युग्मन नहीं करवाते, 3 या 3 से कम होते हैं तो, ठीक है ओके। Ni कोबाल्ट का ये संकुल है, संगठन वाले 2 भिन्न रंग के संकुल बनाते हैं, इसका कारण है ज्यामिति समायोजता, क्योंकि A4B2 है, ज्यामिति समायोजता हो जाएगा, ठीक है ओके। उच्च चक्रण संकुल है D8 विन्यास है, तो Eg और T2G में डाल देना, T2G में 3 Eg में 1 सोल्व करना, आंसर आ जाएगा एकदम, ठीक है। कर सकते हो बेटा आप, इनमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको हार्ड लगेगा, बढ़िया से अच्छे से सारे अच्छे से ट्राई कर सकते हो आप, अच्छे से ट्राई कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। ये देखो CO बंध लंबाई किसमें ज्यादा होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला कांसेप्ट लगाना है, ठीक है। यहाँ पर ये अष्टफल के संकुल के लिए CFAC का मान इतना है, चतुष्फल के संकुल के लिए मान निकालो, तो मैंने आपको रिश्ता बता रखा है कि डेल्टा O 4/9 डेल्टा T होता है, तो वहां से आप कर सकते हो इस रिश्ते से। कौन प्रतिचुंबकीय है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो वो प्रतिचुंबकीय है। बस मैं आपको हिंट देते जा रहा हूं, करना आपको ये हिंट देते जा रहा हूं, करना आपको ये अगला CO ये उभयदंतुक सॉरी उभय, ठीक है सत्यम प्रजापति ये वाला कौन सा था, उपसंयोजन समायोजता, इधर भी जटिल उपसंयोजन हो जाएगा बेटा, ठीक है। प्लेटिनम पिरीडीन अमोनिया ब्रोमीन आयोडीन 3 इसके ज्यामिति समावी बन जाएंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है 3 आ जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन से कार्बोनिल बंध सबसे प्रबल है, जब सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे कम हो, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो फिर क्या होता है, CO बंध दुर्बल होने लग जाता है, ठीक है। अगला, उच्चतम अणुचुंबकत्व जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो, अवशोषित प्रकाश की तरंग किसमें उच्चतम होगी, लैम्ब्डा का मान मैक्सिमम कब आएगा, जब लिगेंड दुर्बल हो, ठीक है। तो उस हिसाब से वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा, और फिर आवेश देखना पड़ेगा, CFAC की वैल्यू देखनी पड़ेगी। ये 2027 का क्वेश्चन बढ़िया बेटा, इस 27 वाले क्वेश्चन को भी ट्राई करना। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय, फिर 2012, ठीक है कर सकते हो बेटा आप ये सब। हेलो ट्राई करना, आई होप आप इन क्वेश्चंस को कर पाए बेटा जी, उम्मीद है आप अच्छे से कर लेंगे। मुझे लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन परेशान करेगा तो मुश्किल से कुछ एक आध 2 क्वेश्चन, बाकी मोस्टली क्वेश्चन आप बना लोगे। कॉन्फिडेंस रखें, बढ़िया से 1-2 बार उन पर मेहनत लगाएं, आप डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है ओके। और कुछ क्वेश्चन अगर न बने तो परेशान ना हो, इन सबके सॉल्यूशन से आपके पास डाउटनेट ऐप पर स्कैन करें, वहां पर मिल जाएंगे, आप ट्राई करने की तो कोशिश करें, सब कुछ मिल जाएगा ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आज के इस लेक्चर में आने के लिए। कल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि आपका समायोजता वाला जो पोर्शन था ना उसी को आगे स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।